Good morning all of you. This is Amit Sudhar, Faculty of Physics in Synthesis Institute, Bikaner. These are my qualifications. आज हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस की ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है सिंडिजी। इस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और इस एप्लीकेशंस में सिंडिजी में आपको कुछ कोर्सेज फ्री मिलेंगे और कुछ कोर्सेज पेड मिलेंगे, ओके बच्चों। और जो सारे के सारे कोर्सेज हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। जो कोर्सेज का क्राइटेरिया है वो हमने 2 टाइप से डिवाइड किया है बच्चों। फर्स्ट है आपके मेडिकल कोर्सेज एंड सेकंड है इंजीनियरिंग कोर्सेज। जैसा कि आप देख सकते हैं मेडिकल कोर्सेज के अंदर डायनेमिक, मोमेंटम एंड एंथेसिस। डायनेमिक जो कोर्स है वो टारगेट मेडिकल वाले बच्चों के लिए है जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं। मोमेंटम जो है वो 12th बायो जो 12th में है, और एंथेसिस 11th बायो स्टूडेंट्स के लिए है, ओके बच्चों। इंजीनियरिंग कोर्सेज जो हैं जो थर्स्ट टारगेट के लिए है 12th पास स्टूडेंट्स के लिए, इंटेंसिटी 12th के बच्चों के लिए है, और इम्पल्स 11th मैथ्स के बच्चों के लिए है, ओके बच्चों। जो कोर्सेज का फी स्ट्रक्चर है वो यहाँ गिवन है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पर मंथ चार्जेस हैं, ठीक है। जैसे डायनेमिक कोर्सेज के चार्जेस, मोमेंटम कोर्सेज के चार्जेस एंड एंथेसिस कोर्सेज के चार्जेस, ये सारे के सारे मेडिकल कोर्सेज के चार्जेस हैं। आगे इंजीनियरिंग कोर्सेज के जो चार्जेस हैं, जो पेड कोर्स हैं, ये सब उनके चार्जेस हैं। थ्रस्ट कोर्स के चार्जेस, इम्पल्स कोर्स के चार्जेस एंड इंटेंसिटी कोर्स के चार्जेस। इसके अलावा कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.synthesis.ac.in, ठीक है बच्चों। और यूट्यूब पे भी आप विजिट कर सकते हैं, और हमें फेसबुक पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बच्चों ये कुछ माइलस्टोन्स हैं जो सिंथेसिस के स्टूडेंट्स ने अचीव किए हैं, और ये हमारा हेड ऑफिस का एड्रेस है, और ये DLP सेंटर्स और उनकी इन्फॉर्मेशन है, ओके बच्चों। दिस इज अमित सुथार, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स इन सिंथेसिस इंस्टीट्यूट बीकानेर। आज मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हुआ हूँ एक और 1 शॉट लेक्चर प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के अंदर स्पेसिफिकली इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था को लेके मैं प्रस्तुत हुआ हूँ, ठीक है। आइए स्टार्ट करें प्रत्यास्था चैप्टर को। सबसे पहले हमेशा की तरह हम डिस्कशन करेंगे कि हम पॉइंट्स कौन कौन से कवर करने वाले हैं, ठीक है। देखिए इलास्टिसिटी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसके बाद स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उसके बाद में हुक्स लॉ, उसके बाद में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व, प्रतिबल एंड विकृति के बीच में जो वक्र बनता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इलास्टिक हिस्टैरिसीस के बारे में, प्रत्यास्थ शैथिल्य के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। उसके बाद पॉइजन रेशियो, उसके बाद इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। आइए शुरू करें आज के डिस्कशन को। देखिए प्रत्यास्था, एक आपने स्लैब ली, एक बल इधर लगाया, एक बल मैंने इधर लगाया। देखिए बल कभी भी किसी वस्तु के ऊपर लगता है तो बल क्या कर सकता है। यदि वो बल उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है तो अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर में एंटर कर जाते हैं, बात समझ में आ रही है। यदि वो उसके अंदर बल आघूर्ण उत्पन्न कर रहा है तो हम रोटेशन के अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन यदि वो बल आघूर्ण और एक्सेलरेशन दोनों प्रोड्यूस ना करे तो वो पर्टिकुलर बल क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो ट्राई करेगा कि उस जो पदार्थ की या फिर उस स्लैब की या फिर उस ऑब्जेक्ट की जो आकृति है उसके अंदर कुछ परिवर्तन वो प्रोड्यूस करे, ठीक है, उसके अंदर वो परिवर्तन लेके आए। तो ये जो बल लग रहे हैं आप ध्यान से देखिए, ना तो ये रोटेटिंग वाला इफेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, और ना ही ये एक्सेलरेशन दे रहे हैं। तो ये जो बल लग रहे हैं, इस प्रकार जो बल लग रहा है इसको मैं बोलूँगा डीफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर आपके विरूपण प्रोड्यूस करेंगे, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, विरूपक बल, ठीक है बच्चों। क्या बोलूंगा मैं, विरूपक बल। अब क्या होगा, वस्तुओं के अंदर जो पदार्थ अपन जिससे वो वस्तु बनी होती है उस पदार्थ का खुद का गुण होता है, ठीक है। क्या गुण होता है कि यदि उसकी आकृति में कोई चेंज हुआ है
तो वो जो खुद एक रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट करता है अपने अंदर, ताकि वो वापस उसी स्थिति के अंदर आ जाए, वापस उसी आकार के अंदर आ जाए, ठीक है, वापस उसी आकार में आ जाए। तो वो जो रीस्टोरिंग फोर्स है, देखिए आइडियल कंडीशन की बात करूं तो वो रीस्टोरिंग जो फोर्स होगा वो जो बाहर जो बल लग रहे हैं उसके बराबर होगा और वस्तु वापस अपने आकार को प्राप्त कर लेगी। इसको मैं बोलूँगा रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, जिसको हम प्रत्यानयन बल भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पहले क्या हुआ, आपने डिफॉर्म किया किसी वस्तु को, उसके बाद में पदार्थ के कारण उस वस्तु के अंदर एक गुण आया कि वो वापस उसी आकृति के अंदर आ गया। इसी गुण को, इसी जो प्रोसेस जो ये हुआ है, इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? प्रत्यास्थता। बात समझ में आ रही है? वस्तु के वापस अपने उसी आकार को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद हम उस चीज को क्या बोलेंगे? प्रत्यास्थता। पदार्थ के उस गुण को क्या बोलेंगे? प्रत्यास्थता। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने जो बांटा गया वस्तुओं को, वो 3 पार्ट में बांटा गया। पहला इलास्टिक, ठीक है, मीन्स प्रत्यास्थ वस्तुएं। दूसरा रिजिड, ठोस वस्तुएं, ठीक है, ठोस, या फिर इसको क्या बोल सकते हो? दृढ़, ठीक है, दृढ़ वस्तु। ठोस में भी पर्टिकुलर क्या हो जाएगा? दृढ़ वस्तु, दृढ़ वस्तु, ठीक है। तीसरा मैं क्या ले सकता हूं? प्लास्टिक, ठीक है, इसको हिंदी में भी क्या बोलेंगे? प्लास्टिक। तो वह वस्तुएं जो पूर्णतया अपने आकार को वापस प्राप्त कर लेती हैं, वह सारी की सारी कौन सी कैटेगरी में आएंगी? प्रत्यास्थ की कैटेगरी में आएंगी। बात समझ में आ रही है? तो इसके अंदर मैं क्या क्या ले सकता हूं? एग्जाम्पल ले लेता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, पूर्णतया प्रत्यास्थ वस्तु, मैंने कहा पूर्णतया प्राप्त कर लेती है, लेकिन वो कंडीशन कौन सी है? आइडियल कंडीशन है। ऐसा कोई पदार्थ अभी तक हुआ ही नहीं है जो 100% चीज़ को फॉलो करे, ठीक है। आपको कितनी बार बोला जाता है कि आपको स्टडी करनी चाहिए, लेकिन 100% आप अपना डिवोट थोड़ी कर पाते हैं, कुछ ना कुछ उसके अंदर थोड़ी कमी रह जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु का अस्तित्व नहीं है, लेकिन कई जो पदार्थ हैं उनको माना जाता है, ठीक है। जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पदार्थ है वो कौन सा है? क्वार्ट्ज, ठीक है। क्वार्ट्ज को ये मान लिया जाता है कि ये वापस अपनी उसी अवस्था, वापस अपनी जो आकृति है उसको प्राप्त कर लेगा, ठीक है। और वैसे प्रत्यास्थ की कैटेगरी के अंदर ये तो क्या कहलाया जाएगा? पूर्ण प्रत्यास्थ, ठीक है, माना जाता है। एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि 100% वापस उसी शेप में आ जाता है। अब नॉर्मल एग्जांपल के अंदर अपन लोहा भी लेके चल सकते हैं, आयरन लेके चल लिया, ठीक है, रबर भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। रबर भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब दृढ़ वस्तुएं, दृढ़ वस्तुएं वह होती हैं जिनके ऊपर यदि आपने बल लगाया तो कोई भी परिवर्तन होता ही नहीं है, ठीक है। आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। वह वस्तुएं कौन सी हैं? दृढ़ वस्तुएं। और यदि आपने विरूपक बल लगाया, ठीक है, और यदि विरूपक बल को आपने हटा लिया, ये जो कंडीशन है ये हटाने के बाद की है, ठीक है। ये देखो ध्यान से, पहले मैंने लगा रखा था, फिर मैंने हटा लिया, फिर वापस जो बल क्रिएट हो रहा है वो कौन सा? प्रत्यानयन बल अपन बोलेंगे। लेकिन अब आपने क्या किया? आपने विरूपक बल को लगाया, लेकिन विरूपक बल को हटाया। यदि वस्तु अपनी पूर्ण आकृति वापस प्राप्त नहीं करती है, वो सारी की सारी वस्तुएं कौन सी कहलाई जाएगी? प्लास्टिक वस्तुएं। पूर्ण आकृति मीन्स पूर्व आकृति को यदि वो प्राप्त नहीं करती है, ठीक है, मतलब डिफॉर्मेशन तो होगा, विरूपण तो होगा, लेकिन वो वापस अपनी जो आकृति है उसको प्राप्त नहीं करेगी, ठीक है। तो इन सारी वस्तुओं को अपन ने किस कैटेगरी में डाल दिया? प्लास्टिक के अंदर, ठीक है। इसके एग्जाम्पल जो होंगे वो आ जाएगा वैक्स, वैक्स मीन्स मोम आ जाएगा, ठीक है, क्ले आ जाएगी, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। क्ले मीन्स एक टाइप की मिट्टी होती है, ठीक है ना, क्ले एक टाइप की मिट्टी होती है
जिसको अपन ने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो वो उसी स्थिति में रह जाती है, वापस अपनी आकृति को प्राप्त नहीं कर पाती। ठीक है, अब देखिए कुछ टर्म्स और हैं, उनके बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, टर्म देखिए, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता की सीमा। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपने किसी भी पदार्थ से बने ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि विरूपक बल लगाया है, ठीक है, तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये उसका गुण है, डिफॉर्मेशन होगा। जब उसके अंदर विरूपण प्रोड्यूस हो रहा है, यदि आपने उसको हटा लिया तो क्या होगा, प्रत्यानयन बल या रिस्टोरिंग फोर्स वापस क्रिएट हो जाएगा और उसको वापस उसी आकृति में ले आएगा। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि एक लिमिट तक ही अपन उसको विरूपण कर सकते हैं। यदि अपन उस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो पदार्थ वापस अपनी आकृति को प्राप्त नहीं करता। उस लिमिट को ही अपन क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो पदार्थ अपनी पूर्ण आकृति को प्राप्त करने का जो गुण है वो खो देता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, वो गुण खो देता है, मतलब होता तो वो इलास्टिक है, लेकिन यदि आपने डिफॉर्मिंग फोर्स है वो ज्यादा देर तक लगा दिया या फिर ज्यादा लगा दिया तो वो धीरे धीरे अपना गुण खोने लग जाता है। ठीक है, समझ में आ गई, उसको अपन क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। एक और चीज देखिए, इलास्टिक फटीग। ठीक है, प्रत्यास्थता श्रांति। ठीक है बच्चों, इलास्टिक फटीग। इलास्टिक फटीग से क्या अर्थ निकलता है, तो देखिए बच्चों, एक वो मतलब कार्य करने का कहते हैं ना, मतलब फटीग का सेंस आप ये निकालेंगे थकान। ठीक है, मैं सेंस लेके चल रहा हूँ इसका। ठीक है, थकान का सेंस ये हो जाता है कि यदि आपने कोई तार लिया, ठीक है, जैसे तार है, तार के नीचे आपने कोई लोड लगा दिया, बहुत देर तक आपने वो लोड लगाए रखा, बहुत ज़्यादा टाइम तक उस लोड को लगाए रखा आपने, तो कई बार ये देखा गया है कि जैसे ही वो लोड आप हटाते हो तो पदार्थ अपनी जो अपने तार बना हुआ है जिस पदार्थ से, वह तार अपनी वापस पुनः जो आकृति है वो इंस्टेंट नहीं आ पाता, उसको थोड़ा टाइम लग जाता है वापस उसी आकृति को आने में। जैसा कि ये लग रहा हो कि वो तार उस जो लोड आपने लगा रखा है, जो भार आपने लगा रखा है, जो डिफॉर्मिंग फोर्स आपने लगा रखा है, जो विरूपक बल आपने लगा रखा है, उससे थक गया हो। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगता है उसको वापस उस आकृति में आने। ठीक है, उस आकृति में आने में उसको थोड़ा टाइम लग जाता है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, प्रत्यास्थता श्रांति। ठीक है बच्चों, अब अपन एक चीज देख लेते हैं, तापमान का प्रत्यास्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तापमान का एंड अशुद्धि का, मतलब कोई भी इंप्योरिटी जो है, टेम्परेचर एंड इंप्योरिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। यदि अपन टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो प्रत्यास्थता बढ़ती है। याद रखिएगा ये पॉइंट। इस बार बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है, बहुत मुश्किल से हम उस लॉकडाउन में साथ साथ काम करते हुए, साथ साथ कार्य करते हुए निकले थे और वापस पुनः हम उसी स्थिति के अंदर आ गए हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए, आई होप ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आने के चांसेस हैं। बात समझ में आ रही है, क्योंकि एग्जामिनर को भी इस चीज़ का पता है कि जैसे यहाँ इलास्टिक फटीग है वैसे ही स्टडी फटीग भी क्रिएट हो गया होगा। ठीक है, स्टडी फटीग भी, ठीक है, पढ़ने की श्रांति भी क्रिएट हो रही होगी बच्चों के अंदर। मतलब एक लिमिट तक एक्सटेंड हो सकते हैं, एक लिमिट के बाद में फिर वो क्या हो जाता है, लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो एग्जामिनर को पता है। तो ऐसे जो पॉइंट हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही है बात। कहीं भी थ्योरेटिकल पॉइंट आपको ऐसा लगे, जैसे यहाँ है कि तापमान को यदि घटा दिया जाए तो प्रत्यास्थता बढ़ती है, ऐसे पॉइंट तो चूकना ही मत। इस बार नीट में आने के पूरे चांसेस हैं, ऐसे पॉइंट चूकना ही मत आप। ठीक है, और यदि अशुद्धि है तो अशुद्धि के अंदर क्या है बच्चों, एक कांस्टेंट है।
अशुद्धि के अंदर क्या है कि निश्चित आपको मिलाना पड़ेगा, निश्चित अशुद्धि होती है हर पदार्थ के अंदर, उससे अपन प्रत्यास्थता बढ़ा सकते हैं। अशुद्धि में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि ये वाली अशुद्धि मिलाएंगे तो प्रत्यास्थता बढ़ेगी घटेगी, लेकिन आपको एक निश्चित अशुद्धि है पर्टिकुलर, वो मिलानी पड़ेगी जिससे अपन प्रत्यास्थता बढ़ा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? प्रत्यास्थता का गुण बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आई थिंक जितना हो सका मैंने शॉर्ट के अंदर आपको समझा दिया है। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्रतिबल तथा विकृति, स्ट्रेस, प्रतिबल का जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो देखिए इसने F से डिनोट किया है, तो मैं F से ले लेता हूँ। तो आपको क्या लेना है? फोर्स अपॉन में एरिया। अब ये जो फोर्स, आप कहोगे सर ये फोर्स जो है ये क्या है, तो ये बच्चों वही विरूपक बल ही है जो लग रहा है, ठीक है। ये जो F है ये विरूपक बल ही है जो लग रहा है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए अप्लाइड फोर्स मीन्स विरूपक बल अपॉन में एरिया, मीन्स क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि विरूपक बल अपॉन में क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल कौन सा है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। अब कई बच्चे हैं वो ये बोलेंगे कि सर स्ट्रेस है, ये क्या है? प्रतिबल, ठीक है, प्रतिबल। वो क्या है? फोर्स अपॉन में एरिया। बात समझ में आ रही है? लेकिन एक और क्वांटिटी है जो फोर्स अपॉन में एरिया होती है, वो कौन सी होती है? प्रेशर। जो दाब जो है, प्रेशर है, वो भी फोर्स अपॉन में एरिया होती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेस और इसके अंदर ज़्यादा कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। स्ट्रेस के अंदर आपको सिंपल सा देखना है, बाहर से जो भी, जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा हो, बाहर से जो भी बल लगा रहा हो, जहां वो बल लगा रहा है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपको लेना है। बात समझ में आ रही है? उसी का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपको लेना है। और जैसा आप देखोगे कि इस जो आपके स्ट्रेस है, प्रतिबल है, वो तीन तरीके से हो सकता है। स्ट्रेस टेंजेंशियल हो सकता है, स्पर्शरेखीय, प्रतिबल स्पर्शरेखीय हो सकता है, लेकिन दाब कभी भी स्पर्शरेखीय नहीं बोला जाएगा, दाब तो हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए स्ट्रेन, विकृति, विकृति की बात की जाए तो विकृति को मैं तीन तरीके से डिफाइन करना चाहूंगा। डेल्टा L बाय L, ये कौन सा है? देखिए अभी मैं बताता हूं आपको सारा। चेंज इन डायमेंशन है, ओरिजिनल डायमेंशन मीन्स ओरिजिनल जो विमा है और विमा में कितना परिवर्तन हुआ। यहाँ पे विमा वो नहीं है M1 L1, यहाँ पे ये है कि जो आप मेजरमेंट कर रहे हो उस पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में या फिर वॉल्यूम में या फिर एरिया में कितना चेंजेस हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, यदि मैं इसको लेता हूँ आपके प्रतिबल को, तो प्रतिबल बच्चों तीन तरीके से डिफाइन किया गया है। पहला लॉन्गिट्यूडिनल, कौन सा? लॉन्गिट्यूडिनल, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ठीक है। दूसरा जो प्रतिबल आएगा कौन सा आ जाएगा बच्चों? नॉर्मल, नॉर्मल मीन्स अभिलंब, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट जो है वो आ जाएगा आपके, अभिलंब आपके आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाएगा आपके अपरूपण, अपरूपण में सीयरिंग, सीयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। अब देखना ध्यान से, जैसे अपने प्रतिबल को इन्हीं तीन भागों में बांटा है, ठीक है, वैसे ही मैं विकृति को भी इन्हीं तीन ही भागों में बांट सकता हूँ। ये अनुदैर्ध्य विकृति ही कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो है अभिलंब, ये होगी आयतनीय, वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक आयतनीय। और ये क्या होगा? शीरिंग, तो ये अपरूपण, अपरूपण विकृति, ठीक है, ये भी अपरूपण होगा। अब देखिए बात करते हैं अपन, ये आपके आ गया प्रतिबल। अब ऐसा बल जो आपने लगाया है यदि वस्तु के लंबाई के अनुदिश है, यदि वस्तु के लंबाई के अनुदिश लगाया है आपने, तो यहां जो स्ट्रेस निकल के आएगा F अपॉन में एरिया। ये जो आपके स्ट्रेस है इसको मैं क्या बोलूंगा? अनुदैर्ध्य। अब नॉर्मल की बात कर लेते हैं। नॉर्मल के अंदर बच्चों क्या होगा? आप वस्तु पर चारों तरफ से बल लगाइएगा, ठीक
ठीक है, वस्तु पे चारों तरफ से बल लगाओगे तो इसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, इसके साइज में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन आकृति मतलब शेप में नहीं होता, आकृति में नहीं होता, ठीक है। फॉर्मूला जो होगा वो F अपॉन में एरिया ही काउंट करेंगे इसको। बात समझ में आ रही है? F अपॉन में एरिया। अब आप टोटल एरिया ले लीजिएगा। अब शीयरिंग की जब मैं बात करूंगा तो अब क्या है, अपन बल जो लगाएंगे वो लगाएंगे बच्चों स्पर्श रेखीय। बल कैसा लगाएंगे? स्पर्श रेखीय, ठीक है। अब जब अपन स्पर्श रेखीय बल लगाएंगे तो आप ये वाले डायग्राम को देख सकते हैं। जैसे ही आपने स्पर्श रेखीय बल लगाया तो आप ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला जो वस्तु का पोर्शन है वो तो फिक्स है, ऊपर वाले के अंदर जब आप फोर्स लगा रहे हो तो वस्तु का नीचे वाला पोर्शन तो स्टिक रहेगा, लेकिन ऊपर वाला हल्का सा शिफ्ट हो जाएगा। जब ये हल्का सा शिफ्ट हो रहा है इसको मैं क्या बोलूँगा? अपरूपण स्ट्रेस, अपरूपण प्रतिबल, ठीक है बच्चों। और अब आप देखिए स्पर्श रेखीय जब आप लगा रहे हो तो इसको लेंगे अपन फोर्स अपॉन में एरिया ही, ठीक है, लेंगे कैसे? फोर्स अपॉन में एरिया ही। अब अपन बात कर लेते हैं विकृति की। विकृति की जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपके डेल्टा L बाई एल क्योंकि लंबाई के अनुदिश लगा रहा है, यहाँ पे डेल्टा V बाई वी क्योंकि आयतनीय विकृति है, ये आयतन में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। और ये अपरूपण, अपरूपण के अंदर एक खास बात है, ध्यान रखना, ये शिफ्ट जो हुआ है ये ऐसे शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो चेंज कितना आएगा? ये फाई जो है ये बहुत छोटा माना जाता है, तो इसको मैं डायरेक्टली फाई लिखूंगा तो फाई क्या आ जाएगा? बहुत छोटा मानेंगे तो टेन थीटा भी ले सकते हैं। तो डेल्टा एल और ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ यदि मैं एल ले लूँ तो मैं क्या लिख दूंगा? डेल्टा एल बाय एल। यहाँ पे डेल्टा एल बाय एल ये है इस डायग्राम के हिसाब से, नहीं तो मैं यदि इसका डायग्राम बनाना चाहूँ तो ये मैं ले लेता हूँ फाई, ये ले लेता हूँ एक्स, ठीक है, और ये ले लेता हूँ एल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू एक्स बाई एल। आपको ये वाली फॉर्म भी दिख सकती है और आपको ये वाली फॉर्म भी दिख सकती है, ठीक है बच्चों, ये वाली फॉर्म भी दिख सकती है और आपको ये वाली फॉर्म भी दिख सकती है। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलें, आगे देखते हैं बच्चों। हुक एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने आपके प्रत्यास्था के अंदर एक प्रयोग किया, ठीक है। वो प्रयोग क्या था? आपके 11th क्लास के अंदर ये प्रयोग है रियलिटी के अंदर। यदि लैब के अंदर आप जाएंगे, जो बच्चे के लैब में यदि टारगेट वाले बच्चे गए हों तो उनको पता होगा कि एक स्टैंड होता है और यहाँ पे आपके स्केल लगे रहते हैं ऐसे, ठीक है। ये स्केल है, ये स्टैंड ऐसे लगा हुआ है और यहाँ पे एक स्प्रिंग टाइप के अंदर ऐसे लगाए रखते हैं और यहाँ पे इसकी लोडिंग होती है। यहाँ पे आप क्या लगाते हो? वेट, ठीक है। यहाँ पे आप क्या रखते हो? बाहर रखते हो। यहाँ पे धीरे धीरे करके केजी के अंदर धीरे धीरे रखते रहते हो, मतलब आपके 1 kg 2 kg ऐसे रखते रहते हो, बाहर इंट्रोड्यूस करते हो, तो धीरे धीरे ये स्प्रिंग की लंबाई के अंदर वृद्धि होती है, ठीक है ना। ये आपके डेल्टा एल धीरे धीरे काउंट हो जाएगा। जैसे मान लो स्प्रिंग यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ गई, मतलब इतना ज़्यादा बढ़ गया, पहले पोर्शन छोटा सा था, ठीक है। डेल्टा एल थोड़ा ज़्यादा ले लिया मैंने, डेल्टा एल को इतना ज़्यादा ना लेवें, डेल्टा एल को थोड़ा कम लेवें, डेल्टा एल इतना ले लो कि भाई डेल्टा एल अब लोड लगने के बाद इतना हो गया और पहले लेंथ इतनी थी, ठीक है। तो हुक का नियम जो है वो क्या कहता है? विद इन इलास्टिक लिमिट मीन्स प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर ये जो रिलेशन है वो सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है। मीन्स प्रतिबल मतलब जितना आप नीचे लोड लगाए जा रहे हो उसी हिसाब से विकृति क्रिएट होती जाएगी। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ पे लग गया, समानुपाती का चिन्ह यहाँ पे लग गया। इसका मतलब ये है कि यदि आपको बोल दिया जाए कि आपने यहाँ पे प्रतिबल लगाया है इधर और इधर लिख दिया आपने विकृति, ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल का साइन है, तो डायरेक्टली ये रेखा बनेगी, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखीय, जो व्यवहार को ये शो करता है। कहाँ सबसे ज़्यादा खास पॉइंट क्या है? प्रत्यास्थता की सीमा, मतलब प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर की बात कर रहे हैं। यदि आप उससे ज़्यादा निकल जाते हो
तो हुक का नियम वहाँ फॉलो नहीं होता। अब ये बोला जाता है कि जो जो पदार्थ इस नियम को फॉलो कर रहे हैं उन्हीं को इलास्टिक बोला जाता है, ठीक है, उन्हीं को इलास्टिक, उन्हीं को प्रत्यास्थ पदार्थ बोला जाता है। जो प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर जितना प्रतिबल अपन लगाएं, ठीक है, उसी के हिसाब से विकृति के अंदर विकृति का मान चेंज होता रहे। बात समझ में आ रही है? उसी के हिसाब से विकृति का मान चेंज होता रहे। तो ये प्रयोग था हुक का और ये इसका स्टेटमेंट था, एकदम इजी है, ठीक है। आगे चले। अब देखिए प्रतिबल विकृति कर्व, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैंने एक और वक्र दे दी अलग अलग पदार्थ के लिए, ठीक है। बाय द वे डायरेक्टली आ जाए ऑप्शंस के अंदर कि हाई कार्बन स्टील का ऐसे बना के दे दिया जाए, ठीक है, और पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा वक्र है जो हाई कार्बन स्टील के लिए बनेगा, तो आप डायरेक्टली इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा जो डेटा है ये क्या है, प्रायोगिक, ये एक्सपेरिमेंटल है। ये ग्राफ सारे के सारे क्या हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ बनाए हुए हैं। तो ये जो ग्राफ पर्टिकुलर बना ये हुक के नियम के हिसाब से ही बना। देखिए अब ध्यान से कैसे, पहले हमने वो पॉइंट के अंदर जो मैंने पिछले जो डायग्राम लिया था उसी प्रयोग को हम कर रहे हैं एक तार के लिए, ठीक है। तो पहले क्या होगा, ए बिंदु तक यदि मैं ओ ए की बात करूं, ओ ए की बात कर लेता हूं, फिर मैं ए बी की बात कर लेता हूं, ठीक है, फिर मैं बी सी की बात कर लेता हूं, फिर मैं सी डी की बात कर लेता हूं, ठीक है, टोटल। अब देखिएगा अलग अलग बिंदु लेके चल रहे हैं अपन। यदि मैं ओ ए की बात कर रहा हूं तो ध्यान से देखिएगा, ओ ए के अंदर ग्राफ एकदम मेरे को लीनियर मिल रहा है, सरल रेखीय मिल रहा है। तो यहाँ पे जो मेरे को आरेख मिल रहा है बच्चों, आरेख क्या है, सरल रेखीय, सरल रेखीय आरेख मेरे को मिल रहा है। और ये सरल रेखीय आरेख मुझे क्या बता रहा है कि सरल रेखा तभी हो सकती है जब ये हुक के नियम का पालन कर रहा हो, हुक के नियम को प्रतिपादित सत्यापित कर रहा हो, ठीक है। तो ओ ए के अंदर पदार्थ, जिस पदार्थ से ये मिलके बना हुआ है तार आपका, वो जो तार है वो क्या शो कर रहा है, प्रत्यास्थता शो कर रहा है, ठीक है बच्चों, प्रत्यास्थता को एग्जैक्टली शो कर रहा है ओ ए तक, ठीक है। अब देखिए ए से बी जब जाएंगे तो ए से बी के अंदर देखिए ग्राफ का शेप थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। तो ए जो पॉइंट है, ए पॉइंट को मैं क्या बोलूँगा, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, ठीक है, मतलब समानुपाती सीमा, ठीक है, मतलब समानुपाती। जहाँ तक ये समानुपाती का चिन्ह जो है अपना कौन सा, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये जो समानुपाती का संबंध है जहाँ तक फॉलो कर रहा है वो ए तक है, ठीक है। अब ये बी की बात, अब बी के अंदर क्या हो रहा है, ये ग्राफ सरल रेखीय ना होकर के वक्रीय हो गया, आरेख जो है वो क्या हो गया बच्चों, वक्रीय हो चुका है। आरेख क्या हो चुका है बच्चों, वक्रीय आरेख हो चुका है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये हुक के नियम का पालन नहीं कर रहा, हुक के नियम का पालन नहीं कर रहा। इस रीजन के अंदर ये ए और बी के अंदर ही हुक के नियम का पालन नहीं कर रहा, ठीक है। तो बी को अपन क्या बोलेंगे, इलास्टिक लिमिट। बी जो बिंदु है, ये नाम जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बी को अपन बोलेंगे इलास्टिक लिमिट, मतलब प्रत्यास्थता सीमा, प्रत्यास्थता सीमा, ठीक है बच्चों। बी को अपन क्या बोल देंगे, प्रत्यास्थता सीमा, ठीक है भाई। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सीन तो हो रहा है ना, बहुत छोटा लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, इजीली सीन हो रहा है, ठीक है। प्रत्यास्थता सीमा भी बोल सकते हैं बच्चों। और बी का एक और नाम होता है पराभव बिंदु, पराभव बिंदु यानी कि यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट, पराभव बिंदु। अब देखिएगा ध्यान से आप, मानो कि भाई ओ से आपने धीरे धीरे भार को बढ़ाना चालू किया, ठीक है, लोड बढ़ाया तो ए तक तो ये एकदम लीनियर चला, ए से बी तक क्या आपने धीरे धीरे बढ़ाया तो ये ग्राफ वक्रीय हो गया। मतलब अब क्या है, इसकी तुलना में जो आपके स्ट्रेन है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, स्ट्रेन आपके विकृति ज़्यादा बन रही है। और बी और सी की जब मैं बात कर रहा हूँ,
बी और सी रीजन की जब मैं बात कर रहा हूँ, बी और सी रीजन में तो थोड़ा सा भी आपने यदि वेट बढ़ाया, थोड़ा सा भी भार बढ़ाया तो आपके क्या होगा, विकृति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो सी जो पॉइंट है, सी पॉइंट के अंदर ये प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगा, प्लास्टिक व्यवहार शो करेगा। सी पॉइंट के अंदर ये प्लास्टिक व्यवहार शो करेगा। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये जो ए से बी वाला ये जो पॉइंट है, यहाँ से ये जो है, ये एरिया है, इसको अपन क्या बोलेंगे, परमानेंट सेट। मीन्स सी पे यदि आने के बाद यदि मैं विरूपक बल को या फिर आपका जो वेट लटक रहा है उसको मैंने यदि हटाया, धीरे धीरे वेट रिड्यूस किया, तो भी वापस पदार्थ अपनी आकृति के अंदर नहीं आ पाएगा, वापस पदार्थ अपनी जो इनिशियल स्टेट थी उसके अंदर वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे, परमानेंट सेट। अब सी और डी जो है, अब जैसे आप देखिएगा ध्यान से, ये ग्राफ अब ऐसे बन रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये जो पॉइंट है यहाँ तक, ये है, इसको अपन बोलेंगे भंजन सामर्थ्य। ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मीन्स भंजन सामर्थ्य, मतलब यहाँ तक मैक्सिमम हम लोड लगा सकते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे जैसे आप लोड बढ़ा रहे हो वो तार क्या है, अब ये जो सी पॉइंट के बाद में क्या होगा, जैसे जैसे आप लोड और बढ़ाओगे तो तार क्या है, तार के अंदर विकृति, मतलब तार पतला होता जाएगा और पतला होता जाएगा और पतला होता जाएगा। और ये वाले पॉइंट के बाद में, यदि इस वाले पॉइंट के बाद में आपने भार को घटा भी दिया, देखिएगा ध्यान से, यदि आपने स्ट्रेस को घटा भी दिया तो भी डी पॉइंट जो है ये बता रहा है कि यहाँ पे इसका भंजन हो जाएगा। ये क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट, यहाँ पे तार टूट जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, वहाँ पे तार टूट जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो बिंदु हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी किसी बुक में डी और ई पॉइंट बता रखा है, ठीक है, किसी किसी बुक में डी बता रखा होता है, तो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। ये जो बिंदु है ये ध्यान रखना, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें। आइए बच्चों ज़रा प्रत्यास्था गुणांक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें। प्रत्यास्था गुणांक तीन तरह के होते हैं, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक और अपरूपण या दृढ़ता गुणांक। बात समझ में आ रही है? देखो, लॉन्गिट्यूडिनल अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति का जो संबंध है वो यंग प्रत्यास्था गुणांक दर्शाता है। ठीक है, तो यंग प्रत्यास्था गुणांक जो है y इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मीन्स अनुदैर्ध्य विकृति मीन्स डेल्टा L बाय L। बात समझ में आ रही है? हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, अब आगे चलें। बल्क मॉड्यूलस, आयतन प्रत्यास्था गुणांक। आयतन प्रत्यास्था गुणांक की जब मैं बात कर रहा हूँ तो नॉर्मल स्ट्रेस मीन्स, अब देखिएगा ध्यान से, जब मैंने डायग्राम बनाया था, इसका डायग्राम पीछे स्लाइड में शो हो रखा है, तो सारा का सारा फोर्स जो है वो इसकी आकृति को चेंज करने की ट्राई करेगा। ठीक है, तो हमेशा लिक्विड या फिर मैं बोलूँ फ्लूइड बोल सकता हूँ, फ्लूइड के अंदर ये मिलता है अपने को। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि फोर्स अपॉन में एरिया अपॉन में डेल्टा V बाई V। ठीक है, अब फोर्स अपॉन में एरिया जो है यदि लिक्विड के अंदर रखा हुआ है ये, तो मैं डायरेक्टली प्रेशर इसको मेंशन कर सकता हूँ, क्योंकि प्रेशर क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस ही लगता है और चारों तरफ से लगता है, वही प्रॉपर्टी ये फॉलो करेगा। तो डायरेक्टली मैं प्रेशर लिख देता हूँ यदि ये फ्लूइड की बात कर रहा है तो। बात समझ में आ रही है? फ्लूइड के अंदर रखा हुआ तो चारों तरफ से प्रेशर जो लग रहा है। अब खास बात जो ध्यान देनी है आपको वो ये देनी है, यहाँ पे नेगेटिव का साइन और इंट्रोड्यूस किया जाता है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि नेगेटिव का साइन क्यों है। ये नेगेटिव का साइन बच्चों इसलिए आया है कि यदि प्रेशर इंक्रीज होगा तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, यदि ये डिक्रीज होगा तो बल्क मॉड्यूलस जो है वो कांस्टेंट है, वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, तो ये जब नेगेटिव आएगा तो ये नेगेटिव बाहर इसलिए आया है कि ये नेगेटिव इस नेगेटिव को कैंसिल आउट कर दे और बी जो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, अब देखिए एक और चीज़ होती है संपीड्यता या कंप्रेसिबिलिटी, वो जो होती है वो बल्क मॉड्यूलस के जस्ट उल्टा होती है, 1 अपॉन में बी। ठीक है, मैं टर्म्स बताता जा रहा हूँ। अपरूपण या दृढ़ता गुणांक, ठीक है, इसके अंदर फोर्स अपॉन में एरिया और अपॉन के अंदर क्या आ जाएगा, फाई। बात समझ में आ रही है? ऊपर तो मैंने क्या लिया, शेयर स्ट्रेस। ठीक है, टेंजेंशियल जो अपन ने फोर्स लगाया था आपने, अपरूपण जो हुआ था, अपरूपण प्रतिबल, तो वही अपन ने लिया है। और अपॉन के अंदर क्या आ जाएगा, अपरूपण विकृति। कौन सी विकृति? अपरूपण विकृति। याद कीजिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजनिंग रहता है बच्चों, तो प्लीज़ एक बार वापस मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। मान लीजिए ये फाई था, ये एक्स था, ये एल था। ठीक है,
तो यहाँ पे फाई जो होगा वो क्या आएगा x/l, क्योंकि ये थीटा बहुत ज़्यादा छोटा है, थीटा बहुत ज़्यादा छोटा है तो अपने जो फाई है इसको मैं tan फाई भी लिख सकता हूँ, तो tan फाई की वैल्यू x/l होगी यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा थीम को समझिएगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सिंपल फॉर्मूलेज हैं, ये आपको यूज़ करने हैं। ठीक है, अब कुछ पॉइंट और हैं वो अपन देख लेते हैं कि देखिए सॉलिड जो है, सॉलिड के अंदर ये तीनों हो सकते हैं, y भी हो सकता है, b भी हो सकता है और शेयरिंग भी हो सकता है। ठीक है, फ्लूइड्स हैं जितने भी, ठीक है, लिक्विड बोल लो, गैसेस बोल लो, उसके अंदर ओनली b हो सकता है। ठीक है, उसके अंदर ओनली b हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा ध्यान से, यदि आप एक रिजिड वस्तु की बात कर रहे हो, रिजिड बॉडी, ठीक है, यदि आप एक रिजिड बॉडी की बात कर रहे हो तो उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं होगा। स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं होगा तो इसके लिए जो मॉडुलस आएगा वो क्या आएगा? इन्फिनिटी। मतलब इसी तरीके के जो पॉइंट हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, इस बार नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे। रिजिड बॉडी के लिए इन्फिनिटी मिलेगा आपको, क्या? प्रत्यास्था गुणांक। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर रिजिड बॉडी इज 0। ठीक है, अब एक और पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, यदि अपन हैमरिंग कर रहे हैं, ठीक है, यदि अपन हैमरिंग कर रहे हैं या फिर रोलिंग कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर मैटर की बनी हुई शीट का, तो इससे क्या होती है? इलास्टिसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है बच्चों, इससे क्या होती है? इलास्टिसिटी इंक्रीज होती है। ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ सारे बच्चों को, यदि ये पॉइंट आपने छोड़ दिए तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाओगे। ये पॉइंट सदैव आपको ध्यान रखने हैं, ऐसे ही पॉइंट आने के चांसेस हैं पूरे पूरे। ठीक है, आगे चलें। अब देखिए पॉइजन निष्पत्ति के बारे में बात कर लेते हैं। देखो अभी तक अपन क्या लेके चल रहे थे, मान लो मैंने कोई तार लिया है, ठीक है, तो अभी तक जो अपन कैलकुलेशन कर रहे थे उसके अंदर ये माना गया था कि तार जो है, तार का जो एरिया है वो लगभग कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, लगभग कांस्टेंट चल रहा है और अपन ने यहाँ पे कोई वेट लगा रखा है या फिर आप इसको लोड लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने लोड लगाया हुआ है, तो ये एरिया कांस्टेंट लेकर के मैं चल रहा था। लेकिन एक्चुअल जो है वो कंडीशन ये नहीं होती। एक्चुअल कंडीशन क्या होती है? जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ती है, ठीक है बच्चों, जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे इसका एरिया भी कम होता है। ठीक है, वैसे वैसे इसका एरिया भी कम होता है। बात समझ में आ रही है? इसका एरिया भी कम होगा। तो पॉइजन ने जो रिलेशन दिया वो रिलेशन था लैटरल स्ट्रेन मीन्स माइनस का साइन डेल्टा आर बाय आर अपॉन में डेल्टा एल बाय एल। बात समझ में आ रही है? और वापस मैं वही बताना चाहूँगा आपको कि ये नेगेटिव का साइन इसलिए आया क्योंकि देखिए पहले ये 2r थी, अब ये छोटा हो करके ये डेल्टा आर का डिफरेंस आ गया, तो ये कम होगा। ठीक है, और ये क्या है? सिग्मा, दैट इज ए कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की वैल्यू डायरेक्टली नेगेटिव ना है, इसीलिए नेगेटिव इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। या फिर आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि ये हमेशा डेल्टा आर बाय आर की वैल्यू नेगेटिव आने के चांसेस है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बनाएगा, जैसा बल्क मॉडुलस के अंदर हुआ था। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फॉर्मूलाज आपको कंठस्थ करने हैं, चांसेस पूरे पूरे हैं। ठीक है, याद हो जाएंगे। ये रिलेशंस हैं, देखो यहाँ पे जो B है ये आपके बल्क मॉडुलस है, ठीक है, ये आपके पॉइजन, ठीक है, आपके पॉइजन रेशियो है, और ये यंग मॉडुलस है। यंग मॉडुलस, शियर मॉडुलस, पॉइजन रेशियो, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है बच्चों, अब एक और है छोटा सा रिलेशन, वो अपन देख लेते हैं। इसी के अंदर चेंज इन वॉल्यूम के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। मतलब आयतन में परिवर्तन की चर्चा थोड़ा सा ले लेता हूँ। देखिए यदि मैं वॉल्यूम में सिलेंड्रिकल वायर का लूँ πr²l, तो डेल्टा v बाई वी जो है मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 डेल्टा आर बाई आर प्लस में डेल्टा एल बाई एल, जबकि मुझे पता है पहले से माइनस डेल्टा आर बाई आर अपॉन में डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, तो एक्चुअली के अंदर जो रिलेशन मुझे बनाना है उस रिलेशन के लिए मैं क्या करूँगा? डेल्टा आर बाई आर को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो डेल्टा आर बाई आर है, यहाँ से क्या निकल जाएगा मेरे पास? माइनस का सिग्मा डेल्टा एल बाई एल। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू 2 माइनस का सिग्मा डेल्टा एल बाई एल प्लस में डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, तो डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू
डेल्टा एल बाय एल मैं यदि कांस्टेंट ले लूँ तो 1 - 2 सिग्मा, ये रिलेशन आ जाएगा चेंज इन वॉल्यूम के लिए। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ रिलेशंस हैं जो आपको सदैव ध्यान रखने हैं भाई। इस पर्टिकुलर जो डायग्राम है इसके हिसाब से मैंने एक रिलेशन निकाल लिया कि भाई चेंज इन वॉल्यूम का रिलेशन आप निकालोगे, ठीक है? तो पॉइजन जो आपके रेशियो है वो किस हिसाब से इसके अंदर काम आ सकता है। बात समझ में आ रही है? ये फॉर्मूला याद रह जाएगा बच्चों। आगे चलें। अब देखिए प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, ठीक है? अब इसका जो फॉर्मूला है ये हाफ इंटू में स्ट्रेस प्रतिबल, याद रखना है आपको, इंटू में स्ट्रेन। ये एक तार को खींचने के अंदर किए गए कार्य से निकाला गया है। बात समझ में आ रही है? ये क्या हो जाएगा? विकृति, और ये हो जाएगा आपके आयतन, ठीक है? अब इसके अंदर एक और फॉर्मूला बनता है यू डैश, या फिर लिख लेते हैं यू। ये क्या होता है? ये होता है आपके u बाई वी, मतलब प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन। ये हो जाएगा आपके हाफ इंटू में स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन, ठीक है बच्चों? ज़्यादातर ये अपने वायर के लिए डिफाइन किया गया है। जो वायर के लिए जब ये डिफाइन किया गया है, एक तार के लिए जब ये डिफाइन किया गया है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? फोर्स अपॉन में एरिया अपॉन में डेल्टा एल बाई एल, ठीक है? ज़्यादातर क्वेश्चन का रिलेशन यहीं से निकल के आता है। अब इसी की अलग अलग फॉर्म्स हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? देखिए y जो है वो क्या है? स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, ठीक है बच्चों? स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। अब देखिए इसको क्या मैं u बार जो है इसको मैं लिख सकता हूँ, स्ट्रेस को मैं चेंज कर लेता हूँ। स्ट्रेस को मैं क्या लिख देता हूँ? y इंटू में स्ट्रेन, इंटू में स्ट्रेन, ठीक है बच्चों? तो हाफ इंटू में y इंटू में स्ट्रेन का होल स्क्वायर, ठीक है? अब इसको आप, ये तो क्या है, जब आपको y मिल रखा हो, स्ट्रेन मिल रखा हो, तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको ओनली स्ट्रेस मिला हुआ है, स्ट्रेन नहीं मिला हुआ, तब आप क्या कीजिए? स्ट्रेन को सॉल्व कर लीजिए स्ट्रेस के हिसाब से, ठीक है? बात समझ में आ रहे हो? बात समझ पा रहे हो ना भाई? चल रहे हैं। तो अभी एक नई चीज़ मैं ट्राई कर रहा हूँ। यदि आपको ये चीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ बताइएगा। अब देखो क्वेश्चन स्ट्रेटजी, मतलब क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करोगे, देखिएगा ध्यान से। ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं निकल के जो आते हैं वो इसी फॉर्मूले से बहुत सारे निकल के आते हैं। क्यों? देखिएगा डेल्टा एल बाई एल, ये और कहीं आपने देखा है? आई थिंक यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो लंबाई में परिवर्तन मिलता है। वो किसके बराबर होता है? अल्फा डेल्टा टी। याद आया कुछ? अल्फा डेल्टा टी। तो जैसे ही डेल्टा एल बाय एल आपके पास निकल के आया, आप डायरेक्टली यहाँ पे इनपुट कर सकते हो, ठीक है? तो ये अच्छे क्वेश्चंस के लिए। वैसे ज़्यादातर इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो डायरेक्ट आपके पास आएंगे कि भाई अपन ने फोर्स लगा रखा है, एरिया ले रखा है, ठीक है, लेंथ ले ली, अब बताइए भी डेल्टा एल कितना आ रहा है। और यदि थोड़ा सा वो टिपिकल करने की ट्राई करेगा तो अल्फा डेल्टा थीटा के अंदर गेम खेल सकता है। अब डायरेक्टली अल्फा डेल्टा थीटा यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा इजीली। और अब क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है? पहला चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हमेशा y b या नीटा, ठीक है, या नीटा क्या न्यू, इन तीनों का नाम देखिएगा आप क्वेश्चन के अंदर। यदि यंग मॉडुलस के बारे में थोड़ा बहुत भी वो डिस्कशन करना चाह रहा है तो आपको यंग मॉडुलस का नाम देगा वो, ठीक है? या फिर वो बल्क मॉडुलस के बारे में कुछ चर्चा करेगा, या फिर वो न्यू के बारे में चर्चा करेगा, शेयर जो आपके है शेयर मॉडुलस है उसके बारे में चर्चा करेगा, दृढ़ता गुणांक के बारे में चर्चा करेगा, या फिर अपरूपण गुणांक बोल सकते हैं अपन, ठीक है? तो वाई बी और एन को आप चेक करेंगे। उसके बाद में देखिएगा कि डायरेक्टली रिलेशन जो है वो कौन सा बन रहा है। डायरेक्ट रिलेशन जो कोई भी आपको फील हो रहा है उस फॉर्मूले को डायरेक्ट लिखिए एक बार, और उन्हीं के रिलेशन से कुछ फाइंड आउट करने का ट्राई कीजिए, ठीक है? यदि वो फाइंड आउट हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो अपने को क्या करना पड़ेगा? मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मीन्स इस टाइप का कोई ना कोई चीज़ उसके साथ में लिंक कर रही होगी,
कोई ना कोई चीज़ है जो उसके साथ में लिंक कर रही होगी, जिसको आपको उसके अंदर लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं कैसे कर सकता हूँ, ये मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि भाई मैंने अल्फ़ा की वैल्यू दे दी। ठीक है, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर डायरेक्टली दे दी मैंने। अब क्या मैंने बोला कि भाई मैंने टेम्परेचर मतलब इतना इंक्रीज़ कर दिया, अल्फ़ा की वैल्यू ये है, यंग मॉडुलस ये है। ठीक है, यंग मॉडुलस की वैल्यू दे दी मैंने, अल्फ़ा की वैल्यू दे दी, टेम्परेचर की वैल्यू दे दी। ठीक है, और एरिया की वैल्यू दे दी। अब बताइए फोर्स क्या है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये 3 ही स्टेप हैं जिसको आपको सॉल्व करना है, बाकी थ्योरेटिकल है, एकदम इजी चैप्टर है। पॉइंट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो सिंगल लाइन के जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इस बार। टी और आई और ये जो सारे रिलेशंस जो है ना, ठीक है ना, कि वाई किसके प्रोपोर्शनल है, किसके एंटी प्रोपोर्शनल है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखिएगा। क्वेश्चन उठने के लिए इसके अंदर जो क्वेश्चन उठ सकते हैं वो फर्स्टली जो है सारे के सारे रिलेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो मतलब रिलेशन जो हैं वो आपको कंठस्थ याद होने चाहिए, वो मैंने बता ही दिया। सेकंड जो पॉइंट है, ग्राफिकल जो क्वेश्चन है वो कई बार आ जाते हैं। जैसे मान लो कौन सा मटेरियल ब्रेटल है, कौन सा मटेरियल डक्टाइल है, ऐसा यदि क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखना जिसका ग्राफ ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रखेगा। जैसे मान लो एक ये है मटेरियल और एक ये है मटेरियल, ठीक है, तो जिसका ग्राफ ये डिस्टेंस ज़्यादा रख रहा है वो क्या होगा, डक्टाइल, और जिसका ग्राफ ये डिस्टेंस छोटा रख रहा है, क्योंकि देखो इसका फ्रैक्चर पॉइंट बहुत जल्दी आ रहा है, बात समझ में आ रही है, इसका फ्रैक्चर पॉइंट बहुत जल्दी आ रहा है, तो जिसका फ्रैक्चर पॉइंट जल्दी आ जाएगा वो क्या होगा, ब्रिटल, और जिसका फ्रैक्चर पॉइंट लेट आएगा वो क्या होगा, डक्टाइल। ठीक है, तो ग्राफिकल क्वेश्चंस कई बार पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और एनर्जी जो है, एनर्जी वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एनर्जी में भी रिलेशन जो बनता है, क्यों, जो ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि भाई एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो क्या है, आपके हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, तो वॉल्यूम के साथ में या फिर ओनली एनर्जी पूछ सकता है। तो बस इस चैप्टर के अंदर जो सिंपल पॉइंट्स हैं या फिर ये ही इम्पॉर्टेंट हैं, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म्स इसमें है नहीं। ठीक है, तो मेरी तरफ से मैंने जितना अच्छा हो सका मैंने करवा दिया। थ्योरेटिकल पॉइंट से लिए हैं, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लिए हैं, उसका रीज़न ये था कि जितना शॉर्ट के अंदर हो सकता है मुझे कंप्लीट करना था ये। ठीक है, तो अब मैं आई होप अब आप यदि क्वेश्चन मैंने स्टेप्स बता दिए हैं, यदि आप अब क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की ट्राई करोगे तो फॉर्मूला लिख के करना, ये ध्यान रखना। ठीक है, फॉर्मूला हमेशा लिख के करना, बार बार फॉर्मूले को लिखोगे तो याद हो जाएगा। ओके बच्चों, और अपना ध्यान रखिएगा, और जैसा पहले आपने सिंथेसिस का साथ नहीं छोड़ा वैसे ही सिंथेसिस के साथ बने रहिए आप। ठीक है, क्योंकि हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपके भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कंटिन्यू विद सिंथेसिस। टेक केयर, बी सेफ।